भारत के इतिहास में हम मौर्य, गुप्त और मुगल साम्राज्यों के बारे में तो खूब पढ़ते हैं, लेकिन क्या कभी उस साम्राज्य के बारे में सोचा है जिसकी नौसेना ने समंदर पर राज किया? एक ऐसी ताकत जिसकी कहानी अक्सर हमारी नजरों से चूक जाती है। चलिए आज उसी चोल साम्राज्य के शानदार इतिहास में गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, एक भारतीय साम्राज्य जो अपनी ताकतवर नेवी के साथ समुद्र की लहरों को चीरता हुआ आज के मलेशिया और इंडोनेशिया तक पहुंच गया। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं, बल्कि वहां जीत का झंडा भी गाड़ा। जी हां, ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि चोल शासकों की वो हकीकत है जो आज भी हैरान कर देती है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चोलों ने अपनी कहानी लिखनी शुरू की। ये एक छोटे से सामंती राज्य से एक महान साम्राज्य तक का सफर था, जो दक्षिण भारत में चल रहे शक्तियों के टकराव के बीच से निकला। तो देखिए, 9वीं सदी के दक्षिण भारत का सीन कुछ ऐसा था। उस वक्त की दो बड़ी ताकतें, कांची के पल्लव और मदुरै के पांड्य, आपस में लड़ लड़कर कमजोर हो रहे थे। और जब बड़े खिलाड़ी कमजोर पड़ते हैं तो किसी नए को उभरने का मौका मिलता है ना। बस चोलों ने इसी मौके का फायदा उठाया। इस साम्राज्य की नींव रखने का काम 3 पीढ़ियों ने किया। कहानी शुरू हुई 850 ईस्वी में विजयालय से, जिन्होंने तंजावुर जैसा अहम शहर जीता। फिर उनके बेटे आदित्य प्रथम ने पल्लवों का खेल खत्म कर दिया, और उसके बाद परांतक प्रथम ने उत्तर की तरफ जीत हासिल करके इस उभरते साम्राज्य की जड़ों को और भी गहरा कर दिया। और अब आता है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, चोल साम्राज्य का स्वर्ण युग। ये वो दौर था जब 2 जबरदस्त शासक हुए, पिता और पुत्र, राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम। इन्होंने न सिर्फ जमीन पर बल्कि समंदर की लहरों पर भी अपनी हुकूमत का लोहा मनवाया। जरा अंदाजा लगाइए इनके साम्राज्य का। उत्तर में कृष्णा गोदावरी से लेकर दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव तक, और पश्चिम में लक्षद्वीप से लेकर पूरब में मलय प्राय द्वीप तक। मतलब चारों तरफ चोलों का ही परचम था। ये सब मुमकिन हुआ उनकी बेजोड़ सेना और उस वक्त की शायद दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना की वजह से। इस नाम के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। राजेंद्र चोल प्रथम इतने महत्वाकांक्षी थे कि वो अपनी सेना को दक्षिण से लेकर उत्तर भारत में गंगा के मैदानों तक ले आए। और इस ऐतिहासिक जीत को याद रखने के लिए उन्होंने खुद को उपाधि दी गंगईकोंड चोल, मतलब वो चोल जिसने गंगा को जीत लिया। चोलों की ताकत के सबूत इतिहास में भरे पड़े हैं। तिरुवलंगडू के शिलालेखों में साफ लिखा है, जिसकी शक्तिशाली सेना ने जहाजों से समुद्र पार किया और लंका के राजा को भस्म कर दिया। ये शब्द ही काफी हैं उनकी नौसेना की ताकत और उनके अदम्य साहस को बताने के लिए। लेकिन एक सवाल मन में आता है ना, कि आखिर चोलों ने अपने घर से हजारों मील दूर श्रीविजय साम्राज्य पर हमला क्यों किया? इसकी वजह थी पैसा और पावर। वे समंदर के उस सबसे बड़े व्यापारिक रास्ते पर अपना कंट्रोल चाहते थे, जिसे आज हम मैरीटाइम सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। लेकिन चोलों को सिर्फ उनकी लड़ाइयों के लिए याद करना अधूरी बात होगी। उनकी असली विरासत तो पत्थरों में, कांस्य की मूर्तियों में और उनकी शानदार शासन व्यवस्था में छिपी है। वे जितने बड़े विजेता थे, उतने ही महान निर्माता भी। उनकी वास्तुकला की गवाही आज भी ये 3 शानदार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स देती हैं। तंजावुर का भव्य बृहदीश्वर मंदिर, जिसे राजराजा प्रथम ने बनवाया। फिर गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर, जिसे उनके बेटे राजेंद्र प्रथम ने बनवाया। और दारासुरम का खूबसूरत ऐरावतेश्वर मंदिर। अब एक ऐसी बात जो आपका दिमाग घुमा देगी। तंजावुर के मंदिर के शिखर पर जो एक पत्थर रखा है ना, सिर्फ उस एक पत्थर का वजन है 80 टन। सोचिए जरा, आज से 1000 साल से भी पहले बिना किसी मॉडर्न मशीन के 80 टन के पत्थर को लगभग 200 फीट की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? कमाल है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं, चोलों की कला का एक और बेहतरीन नमूना है उनकी बनाई कांस्य की मूर्तियां। और उनमें भी सबसे खास है नटराज की मूर्ति। हाँ, वही मूर्ति जो शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य को दिखाती है। ये दुनिया भर में मशहूर कलाकृति भी चोल काल की ही देन है। मंदिर और कला तो ठीक है, पर एक साम्राज्य सिर्फ इनसे नहीं चलता। चोलों का असली सीक्रेट था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने पूरे साम्राज्य को प्रांतों यानी मंडलम और जिलों यानी नाडु में बांटा था। लेकिन सबसे खास बात थी गांव के लेवल पर उर और सभा का होना, जो अपने फैसले खुद लेती थीं। और जानते हैं, यही बात आज भी कितनी जरूरी है। चोलों की ये जो स्थानीय स्वय शासन की व्यवस्था थी ना,
उसे आज के पंचायती राज सिस्टम का पूर्वज माना जाता है। यहां तक कि महात्मा गांधी की ग्राम स्वराज के सपने की झलक भी इसमें दिखती है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी का एक अंत होता है। हर सूरज को कभी न कभी ढलना ही पड़ता है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े और शक्तिशाली चोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ? देखिए, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। पतन धीरे धीरे आया। श्रीलंका हाथ से निकल गया, फिर गद्दी पर कमजोर शासक बैठने लगे, और उधर पुराने दुश्मन पांड्या फिर से ताकतवर हो गए। आखिरकार 1279 में पांड्यों ने एक जोरदार हमला किया और चोल साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए अस्त हो गया। तो चोल राजवंश तो खत्म हो गया, पर क्या उनकी कहानी सच में खत्म हो गई? शायद नहीं। राजवंश भले ही चला गया हो, लेकिन उनकी विरासत, वो तो आज भी जिंदा है। उनके बनाए मंदिर आज भी शान से खड़े हैं। उनकी कला आज भी दुनिया को हैरान करती है, और उनका शासन का तरीका आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है।